सोचिए जरा, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, उसे सिर्फ अपना भविष्य ही नहीं बनाना, बल्कि उसे शब्दों में, कागज पर भी उतारना है। एक ऐसी किताब लिखनी है जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों को एक साथ लेकर चल सके। यही कहानी है भारत के संविधान के बनने की, एक जबरदस्त और ऐतिहासिक सफर की। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा काम आखिर हुआ कैसे? एक देश जो सदियों की गुलामी से निकला हो, वो अपनी किस्मत का नक्शा कैसे बनाता है? चलिए, इस अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस बड़े से सवाल का जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छुपा था, संविधान सभा। और ये कोई मामूली कमेटी नहीं थी। ये तो मानो पूरे भारत की आत्मा को लिखने के लिए जुटे हुए दिमागों का एक संगम था। एक ऐसी सभा जिसे भारत का मुस्तकबिल तय करने का एक बेहद अहम काम सौंपा गया था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरुआत में इस सभा में पूरे अनडिवाइडेड इंडिया से 389 सदस्य थे। ये सदस्य ब्रिटिश प्रोविंस, रजवाड़ों और चीफ कमिश्नर एरिया मतलब हर जगह से आए थे। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, देश का बंटवारा। और इस बंटवारे ने सभा की शक्ल भी बदल दी। सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। और ये सिर्फ एक नंबर का बदला नहीं था, इसने तो पूरी सभा की केमिस्ट्री और बहसों की दिशा ही बदल दी। चलिए, अब जरा उस वक्त की पॉलिटिक्स को समझते हैं। 1946 के चुनावों ने ही इस सभा की पूरी रूपरेखा तय की थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, कांग्रेस 208 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। ये जो चुनावी गणित था ना, इसने न सिर्फ ये तय किया कि संविधान कौन लिखेगा, बल्कि इसने आने वाली बहसों और समझौतों की जमीन भी तैयार कर दी। चुनाव हो गए, असेंबली बन गई, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। ये सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा बनाने का वक्त नहीं था, ये उस सपने को हकीकत में बदलने का समय था, जिसके लिए न जाने कितनों ने अपनी जानें दी थीं। ये एक संकल्प का पल था। देखिए, सभा की पहली कुछ बैठकें ही कितनी अहम साबित हुईं। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट कर दिया। ये एक साफ इशारा था कि आगे की राह आसान नहीं होगी। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 13 दिसंबर, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने इस पूरे मिशन की आत्मा को सबके सामने रखा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं था, ये तो हमारे संविधान की आत्मा, उसकी गाइडिंग लाइट बनने वाला था। 22 जनवरी 1947 को जब इसे बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया, तो इसने उन बुनियादी सिद्धांतों को तय कर दिया जिन पर हमारे देश की नींव रखी जानी थी। असल में यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का बेस बना। अब इतना बड़ा काम जाहिर है किसी एक इंसान के बस का तो था नहीं। इसके पीछे थे कई महान दिमाग, दूर की सोचने वाले लोग, जिन्होंने अपनी मेहनत और समझ से इस सपने को सच कर दिखाया। चलिए मिलते हैं संविधान के इन शिल्पकारों से। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि इन शिल्पकारों में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, बल्कि 15 असाधारण महिलाएं भी शामिल थीं। अम्मू स्वामीनाथन से लेकर विजयलक्ष्मी पंडित तक इन महिलाओं ने देश के बुनियादी कानून बनाने में बहुत मुखर और अहम भूमिका निभाई। एक ऐसा योगदान जिसे अक्सर याद नहीं किया जाता। अब इस पूरे काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए पर्दे के पीछे कई कमेटियां दिन रात काम कर रही थी। इनमें से एक बहुत ही खास थी, कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी। 8 जुलाई 1946 को बनी इस कमेटी के अध्यक्ष नेहरू थे और के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर जैसे बड़े बड़े दिग्गज इसके मेंबर थे। कह सकते हैं कि ये कमेटी वो थिंक टैंक थी जो संविधान के ड्राफ्ट के लिए शुरुआती काम कर रही थी। और जैसे ही भारत ने आज़ादी की सुबह देखी, देश की कमान संभालने के लिए पहला मंत्रिमंडल भी तैयार था। सरदार पटेल ने गृह मंत्री के तौर पर देश को एक करने की चुनौती संभाली, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कानून मंत्री के तौर पर लीगल फ्रेमवर्क की नींव रखी, और राजकुमारी अमृत कौर ने न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, बल्कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रच दिया। संविधान बनाना मतलब सिर्फ कागज पर कुछ लिख देना नहीं था। अरे, ये तो विचारों का एक महाकुंभ था, एक लंबी और कभी-कभी तो तूफानी बहसों का सफर। एक एक शब्द पर, एक एक क्लॉज पर घंटों चर्चा हुई। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया गया। इसे 3 रीडिंग्स में बांटा गया। पहली रीडिंग में ड्राफ्ट को बस पेश किया गया,
दूसरी रीडिंग जो सबसे लंबी चली, उसमें हर क्लॉज पर, एक एक शब्द पर बहस हुई और फिर आखिर में तीसरी रीडिंग में इसे फाइनल करके पास कर दिया गया। अगर किसी को लगता है कि ये सब बस यूं ही हो गया, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,635। जी हाँ, इतने सारे अमेंडमेंट्स यानी संशोधन पेश किए गए थे। ये नंबर खुद इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान कितनी गहरी, कितनी डिटेल्ड और कितनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरा है। इस पूरे प्रोसेस का स्केल ही चौंकाने वाला है। चलिए अब कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस काम की विशालता को दिखाते हैं। तो इस ऐतिहासिक काम को पूरा करने में कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की लगातार मेहनत। और इस जबरदस्त कोशिश का खर्चा कितना आया? उस जमाने के हिसाब से लगभग 64 लाख रुपए। ये देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। और शायद सबसे कमाल का आंकड़ा ये है, हमारे संविधान बनाने वालों की सोच कितनी बड़ी थी। उन्होंने भारत के लिए सबसे अच्छे आइडिया चुनने के लिए दुनिया के करीब 60 देशों के संविधानों को स्टडी किया। ये सच में एक ग्लोबल एफर्ट था। तो आखिर इन सब सालों की मेहनत का, इन अंतहीन बहसों का, इन महान सपनों का नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये तो भारत की लोकतांत्रिक विरासत का जन्म था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके फाइनल स्ट्रक्चर में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, और इसे ओरिजिनली इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। यही है मॉडर्न इंडिया का ब्लूप्रिंट। लेकिन हमारा संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है, ये तो अपने आप में एक आर्ट पीस भी है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, उसकी खूबसूरत हैंडराइटिंग प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने भारत के इतिहास और संस्कृति की तस्वीरों से सजाया था, और इसका प्रतीक हाथी को चुना गया, जो ताकत और समझदारी दोनों का सिंबल है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, ये लागू कैसे हुआ। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और इसी दिन को हम अब संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, वो दिन जिसे हम सब हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अंत में हम बस इतना कह सकते हैं कि ये केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये आज़ाद भारत की आत्मा है। सोचिए, 26 नवंबर 1939 को 284 सदस्यों ने उस दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, जो आज भी हमारी राह दिखाता है। आज हम सब के लिए ये सोचने का सवाल है कि उस महान विरासत को संभालने और उसे जीने का असल में मतलब क्या है।